दोस्तों, इंडिया का वॉलमार्ट कहा जाने वाला डी-मार्ट आज देश के 11 स्टेट और एनसीआर में अपने 327 स्टोर खोल चुका है। हालांकि यूपी, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इसकी मौजूदगी नहीं होने से वहाँ के लोग इस रिटेल चेन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। लेकिन दोस्तों, डी-मार्ट और उनके फाउंडर राधाकृष्ण दमानी की स्टोरी जानकर आपको विश्वास हो जाएगा कि राइट प्लानिंग और कंटिन्यू एफर्ट से किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। आज डी-मार्ट जब अपना कोई नया स्टोर खोलता है तो आसपास के 5 किलोमीटर एरिया में कोई इंसान किराना स्टोर खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि जिस रेट पर बाकी के किराना स्टोर माल खरीदते हैं उससे भी कम रेट पर डी-मार्ट वो सामान अपने कस्टमर को सेल करता है। एक तरफ ये अपने कंज्यूमर को सस्ते में सामान देता है और दूसरी ओर अपने इन्वेस्टर को कई गुना रिटर्न दे रहा है। राधाकृष्ण दमानी वो शख्सियत हैं जिन्हें इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला भी अपना गुरु मानते थे। और एक समय था जब दमानी साहब मुकेश अंबानी के बाद इंडिया के सबसे धनी इंसान बन गए थे, लेकिन आज उनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब चल रही है। आखिर इस रिटेल चेन के ओनर के स्टॉक और राकेश झुनझुनवाला से क्या रिश्ता था? डी-मार्ट की शुरुआत से लेकर आज तक की जर्नी कैसी रही? रिलायंस रिटेल और बिग बाजार जैसी बड़ी कंपनियों के बीच डी-मार्ट ने रिटेल सेक्टर में अपनी मोनोपोली कैसे बना ली? इसका बिजनेस मॉडल आखिर कैसे काम करता है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दमानी जी को शेयर मार्केट के बारे में कोई अच्छी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अगले कुछ सालों तक मार्केट को अच्छी तरह से समझने के बाद उनका नाम टॉप ब्रोकर्स में शुमार किया जाने लगा। हालांकि कुछ साल इसी तरह से एक स्टॉक ब्रोकर की तरह काम करने के बाद उन्हें समझ आ गया कि कुछ बड़ा करने के लिए सिर्फ एक ब्रोकर ही नहीं, एक इन्वेस्टर भी बनना पड़ेगा। और यही सोचकर उन्होंने 32 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट में पहली बार पैसा लगाया। शुरुआती नुकसान के बाद धीरे धीरे उनकी गिनती बेस्ट इन्वेस्टर में की जाने लगी। दोस्तों, यह वह दौर था जब ब्लैक कोबरा के नाम से फेमस मन्नू मानिक का स्टॉक मार्केट पर राज चलता था। मन्नू मानिक बियर कार्टेल टीम के मुखिया माने जाते थे और शॉर्ट सेलिंग करके तगड़ी कमाई करते थे, यानी कि शेयर के प्राइस को गिराकर प्रॉफिट कर देते। बड़ी बड़ी कंपनी मन्नू मानिक के उस समय खौफ खाया करती थी, क्योंकि उसके अंदर यह काबिलियत थी कि वे किसी भी कंपनी के शेयर को बहुत कम समय में आसमान से जमीन पर ला पटकते थे। राधाकृष्ण दमानी मन्नू मानिक से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे और उनके शॉर्ट सेलिंग के तरीके को सीखने के लिए साथ जुड़ गए। वहीं पर उनकी मुलाकात राकेश झुनझुनवाला से हुई, जो अक्सर उनसे सलाह लिया करते थे और उनको अपना गुरु मानते थे। शॉर्ट सेलिंग के जरिए उन्होंने मार्केट में काफ़ी अच्छा पैसा कमाया, लेकिन उसके बाद मार्केट में हर्षद मेहता की एंट्री हुई, जो मार्केट को मैनिपुलेट करके किसी भी स्टॉक की प्राइस को बढ़ा देते थे। इस तरह मन्नू मानिक और बेयर कार्टेल और हर्षद मेहता के बुल कार्टेल के बीच एक वॉर छिड़ गई और उसी उठापटक के बीच राधाकृष्ण दमानी को कुछ ऐसे पैसे लेने पड़े जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। यहाँ तक कि एक समय वह बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुँच गए और यही समय था जब स्टॉक मार्केट को छोड़कर उन्होंने अपने बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा था। दोस्तों, दमानी जी को कंज्यूमर कंपनी के प्रति एक लगाव सा था और इस बिजनेस के बारे में उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी भी थी, इसलिए वह इससे मिलता जुलता ही कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे। और फिर साल 1999 में उन्होंने अपना बाजार नाम से एक डिपार्टमेंट स्टोर की फ्रेंचाइजी ले ली, लेकिन उन्हें इसका बिजनेस मॉडल बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसके चलते उन्होंने कुछ और करने के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने अमेरिका की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन वॉलमार्ट का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगता था और वैसे ही भारत में शुरू करना चाहते थे। उन्होंने उसके ऊपर खूब रिसर्च की, कई देशों की बड़ी बड़ी सुपरमार्केट चेन को एक्सप्लोर किया और इस बिज़नेस को समझने के लिए कई बार अमेरिका जाकर वॉलमार्ट के स्टोर में विजिट किए। और साल 2002 में जब उन्हें लगा कि इस बिज़नेस के बारे में वे अच्छी तरह समझ चुके हैं, तब उन्होंने डी-मार्ट कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने नोटिस किया कि लोगों को डिस्काउंट वाली चीज़ें खूब पसंद आती है, लेकिन फ्यूचर रिटेल तो ऑलरेडी बिग बाजार के जरिए काफ़ी आइटम पर अच्छे डिस्काउंट ऑफर कर रही थी। ऐसे में उनके सुपरमार्केट में भला कोई क्यों ही आता। यहाँ राधाकृष्ण दमानी ने यह प्लान किया कि वे बाकी सभी सुपरमार्केट से ज़्यादा डिस्काउंट देंगे, लेकिन ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। आइए समझते हैं कि वह कौन सी स्ट्रेटेजी थी जिसने डी-मार्ट को डिस्काउंट मार्ट बना दिया। जहाँ एक तरफ बिग बाजार के बिजनेस पर ताला लग गया, वही डी-मार्ट काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगा। दरअसल अपने आइटम पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करने के लिए उन्होंने 2 मेन स्ट्रेटेजी अपनाई। सबसे पहला था उन्होंने डी-मार्ट में बेचे जाने वाले प्रोडक्ट की लागत मूल्य यानी परचेज प्राइस को कम करने के लिए कई स्टेप उठाए। वे बिना किसी मीडिएटर के डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से माल उठाने लगे और बल्क ऑर्डर में करने लगे। इसी वजह से उन्हें बाकी रिटेल चेन से 2-3% सस्ते माल मिलने लगा। जहाँ बाकी रिटेल चेन मैन्युफैक्चरर को उनका पेमेंट आइटम बिक जाने के बाद या फिर किस्तों में चुकाते थे, वही राधाकृष्ण दमानी ने कैश पेमेंट देना शुरू कर दिया, जिसके बदले वे कंपनी से कुछ ज़्यादा डिस्काउंट ले लेते थे। दोस्तों, कंपनी चाहती है कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा और जितनी जल्दी हो बिक जाए। ये तभी पॉसिबल है जब वह प्रोडक्ट कंज्यूमर की नज़र के सामने रखा हो। डी-मार्ट उन कंपनीज के प्रोडक्ट को अपने प्रीमियम शेल्फ में रखने के लिए कंपनी से स्लॉटिंग फीस चार्ज करती थी
जो कंपनी सबसे ज़्यादा ऑफर करती थी उसका सामान डिपार्टमेंट स्टोर के उतना ही प्रीमियम जगह रखा जाता था और फ्लोटिंग फीस से मिली रकम को भी डिस्काउंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कॉस्ट सेविंग की दूसरी स्ट्रेटजी ये थी कि उन्होंने सुपरमार्ट ऑपरेशन में होने वाले भारी भरकम खर्च को कंट्रोल में रखा। वे किराए के स्टोर लेने के बजाय जगह खरीदकर वहां अपना सुपरमार्ट बनाने लगे, जिससे हर महीने की रेंटल कॉस्ट बच गई और उनकी जेब में ज़्यादा प्रॉफिट जाने लगा। आज ये बात करें तो डी-मार्ट के 80% स्टोर उनके खुद के हैं और उन्हें सिर्फ 20% स्टोर का ही रेंट देना पड़ता है। चूँकि नया स्टोर बनाने में हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए शुरुआती दिनों में डी-मार्ट की स्टोर की संख्या काफ़ी धीरे धीरे बढ़ी, क्योंकि वह अपने पिछले स्टोर के प्रॉफिट से ही नया स्टोर शुरू करते थे। यानी शुरुआत इनकी भले ही थोड़ी स्लो थी, लेकिन बाद में जब स्टोर की संख्या ज़्यादा हुई तो प्रॉफिट भी बढ़ने लगा और फिर डी-मार्ट का रैपिड एक्सपेंशन होने लगा। एक तरफ जहाँ बिग बाज़ार, रिलायंस रिटेल और वी-मार्ट जैसे सुपरमार्केट चकाचौंध वाले मॉल में अपने स्टोर खोलते हैं, जहाँ हैवी रेंटल पे करना पड़ता है और अपने लग्जरी इंटीरियर, इलेक्ट्रिसिटी बिल और स्टाफ की सैलरी में अपनी जेब ज़्यादा डील करनी पड़ती है। वही डी-मार्ट हमेशा ही अपने इन एक्सपेंसेस को कम रखता है। आप कभी भी उनके स्टोर को लग्जरी डेकोरेशन के साथ नहीं देखेंगे। डी-मार्ट का फोकस आपके लिए कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है, ना कि स्टोर में एक लग्जरी एक्सपीरियंस देना। एक साफ़ सुथरी जगह होगी जहाँ चीज़ों से भरे हुए रैक्स नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा आपके आसपास बहुत सारे स्टॉक भी नज़र नहीं आएंगे। स्टोर में लाइटिंग भी बहुत अच्छी या चकाचौंध भरी देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि डिसेंट लाइटिंग होगी ताकि आप आराम से प्रोडक्ट को देख या उस पर लिखी हुई चीज़ों को पढ़ सकें। अब देखा जाए तो रिलायंस रिटेल, वी-मार्ट या इन जैसी दूसरी सुपरमार्केट चेन्स भी बल्क डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और फ्लोटिंग फीस से अपने कस्टमर को एक अच्छा डिस्काउंट देती है, लेकिन उन्हें प्रॉफिट होता है उसका एक बड़ा हिस्सा शॉप के रेंट और तमाम तरह के ऑपरेशनल एक्टिविटी में खर्च हो जाता है, जिस वजह से वे डी-मार्ट से कम्पीट नहीं कर पाते। और जब लोगों को मैक्सिमम रिटेल प्राइस से बहुत कम दाम में चीज़ें मिलती हैं तो वह बल्क में खरीद लेते हैं, जिस वजह से डी-मार्ट को ह्यूज वॉल्यूम में सेल कर पाता है। अब एक तरफ तो ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो गया, ऊपर से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, जो डी-मार्ट के लिए अपने कॉम्पिटिटर से ऊपर जाने और उनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का हमेशा ही एक मेजर रीज़न रहा है। एक तरफ तो डी-मार्ट अपने कंज्यूमर को सस्ते प्रोडक्ट देकर उनकी खूब सेविंग करा रहा है, दूसरी तरफ अपने इन्वेस्टर का भी कई गुना रिटर्न दिया है। साल 2017 में डी-मार्ट सिर्फ 300 रुपये प्राइस पर अपना IPO लेकर आया था, जो 2021 आते आते 5000 के लेवल को पार कर गया, यानी कि सिर्फ 4 सालों में 7 गुना रिटर्न। लेकिन पिछले कुछ समय में मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला यह स्टॉक अपने इन्वेस्टर की टेंशन बढ़ाए हुए है, क्योंकि आज इस स्टॉक की वैल्यू अपने हाई लेवल से 400% नीचे आ गिरी है। तो आखिर इस भारी गिरावट की वजह क्या है? क्या डी-मार्ट की बिजनेस स्ट्रेटेजी अब फेल होने लगी है? क्या इसका भी हाल बिग बाजार जैसा होने वाला है? और कहीं इन सब लॉसेज के पीछे रिलायंस रिटेल का हाथ तो नहीं है? आइए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो डी-मार्ट के पिछड़ने का मेन रीज़न है हाई कंपटीशन, स्लो एक्सपेंसेस और इन्फ्लेशन। डी-मार्ट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था फ्यूचर रिटेल, जिसने 2001 में बिग बाजार की शुरुआत की थी। फिर 2006 में रिलायंस रिटेल की शुरुआत हुई, लेकिन इसका असर कभी भी डी-मार्ट की सेल्स या प्रॉफिट पर नहीं पड़ा, बल्कि वह साल दर साल प्रॉफिट जनरेट करते हुए खुद को एक्सपेंड करते रहा। मगर पिछले कुछ साल में मुकेश अंबानी का मेन फोकस रिलायंस रिटेल के बिजनेस पर ही रहा है, क्योंकि वो FMCG मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहते हैं। आज जहां डी-मार्ट के पास 327 स्टोर मौजूद है, वहीं रिलायंस रिटेल के पास 3300 से भी ज़्यादा स्टोर है, जिसकी वजह से रिलायंस रिटेल का कुल रेवेन्यू 6 लाख करोड़ हो गया है, जो डी-मार्ट से 5 गुना ज़्यादा है। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि डी-मार्ट अपना स्टोर खुद की प्रॉपर्टी में ओपन करता है। दरअसल राधाकृष्ण दमानी एक कंजर्वेटिव किस्म के इंसान है। वह लोन लेकर या रेंट पर स्टोर ओपन करके अपने रैपिड एक्सपेंशन नहीं करना चाहते हैं, बल्कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक स्टडी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। इसलिए फंड की कमी और रियल एस्टेट के बढ़ते दाम की वजह से डी-मार्ट का एक्सपेंशन स्लो रहा है, लेकिन रिलायंस ने अपने स्टोर के नंबर बढ़ाने के लिए हर हथकंडे अपना रही है, जिसमें देखा गया फ्यूचर रिटेल के पास 200 से भी ज़्यादा स्टोर हैं, जिसको लंबे समय से किराया नहीं दिया गया है। ऐसे में रिलायंस ने लैंडलॉर्ड से बात करके इन स्टोर पर रिलायंस रिटेल का बोर्ड लगा दिया और वहाँ अपना स्टोर रन करने लगा, जिसमें कम समय और पैसे में सेट किया गया है, जिससे 200 नए स्टोर मिल गए। इसके अलावा एक चीज़ जो डी-मार्ट को तगड़ा नुकसान पहुंचा रही है वह है ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आज बिग बास्केट, जियो मार्ट, फ्लिपकार्ट सुपरमार्केट, ब्लैंकेट और अमेजन पेट्री जैसे ऑनलाइन कॉम्पिटिटर के मार्केट में आ जाने से डी-मार्ट की सेल्स पर काफ़ी असर पड़ रहा है, जिसे देखते हुए डी-मार्ट ने डी-मार्ट रेडी के नाम से ई-कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत की है, लेकिन अभी फ़िलहाल काफ़ी करोड़ों रुपए का नुकसान में है।
डीमार्ट के डाउनफॉल का अगला मेन रीज़न है वह है इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर, जिसमें लगातार हाई रहने से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है। लोगों को अपने डेली एसेंशियल प्रोडक्ट जैसे कि राइस और स्पाइसेस और वेजिटेबल खरीदने में ज़्यादा पैसा खर्च करने पड़ जाते हैं और जेब में नॉन एसेंशियल और लग्जरी आइटम की परचेज के लिए पैसे ही नहीं बचते, जिसमें डीमार्ट को अच्छा मार्जिन नसीब होता है। इसकी वजह से डीमार्ट के प्रॉफिट पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। दोस्तों, उतार चढ़ाव हर बिजनेस का हिस्सा है। आज भले ही डीमार्ट अपने पुराने परफॉर्मेंस को दोहराने में चैलेंज फेस कर रहा है, लेकिन राधाकृष्ण दमानी बिजनेस वर्ल्ड और स्टॉक मार्केट के ऐसे खिलाड़ी हैं जो जल्दी ही बाउंस बैक करेंगे। अगर डीमार्ट के बारे में आपकी भी कुछ राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।